तो दोस्तों वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में हम काफी सारी नई चीजों के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन तरीके से सब कुछ सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अपना अटेंडेंस मार्क कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए आई एम फॉलोइंग दिस वीडियो एंड दिस एंटायर कोर्स प्लेलिस्ट। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके का रिस्पॉन्स है। अगर इस वीडियो या इस कोर्स के बारे में कोई भी आपको फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और सारे कमेंट्स पे एक्ट भी करता हूं। ठीक है, तो ये काफी जरूरी है आपकी आवाज मुझ तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी तक अगर आपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि यही इस कोर्स की फीस है। दोस्तों ये कोर्स फ्री में है, लेकिन एक फीस है यहाँ पर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर दबाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर मैं कम्युनिटी में यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करता हूँ तो वो भी आप तक पहुंचती रहे, अदरवाइज आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओ। ठीक है, अगर मैं कुछ पोल्स रन करूँ, कुछ मुझे पूछना है, कुछ फीडबैक लेनी है, तो ये सारी कम्युनिटी टैब्स में मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस करनी है। याद रखिएगा ये कोर्स की फीस है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो देखिए लिख तो दिया है मैंने, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे, तो ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप अटेंडेंस मार्क कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। मुझे पता चलता है कि कौन कौन इस वीडियो को फॉलो कर रहा है और कैसा रिस्पॉन्स है। तो उस तरीके से उस हिसाब से मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि मुझे और वीडियोस लानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया अटेंडेंस की बात। अब बात करते हैं स्टडी प्लान के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्टडी प्लान शेयर कर दिया है। ठीक है, और स्टडी प्लान और ये जो रिसोर्सेज मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसका मुझे काफ़ी बढ़िया फीडबैक आ रहा है। काफ़ी लोगों को ये हेल्प कर रहा है। काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसे कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल लग रही है। ठीक है, तो जितना भी आप लव शोकेस कर रहे हो, कमेंट्स में मुझे मैसेजेस कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो स्टडी प्लान जो है उस पर मुझे काफ़ी बढ़िया फीडबैक मिली है। स्टडी प्लान काफ़ी हेल्पफुल रहा है। स्टडी प्लान अगर आपको नहीं पता क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है। ये एक तरीके की शीट है, गूगल स्प्रेडशीट, जिसमें कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ए डेली स्टडी प्लान मैंने बनाई है और ये जो लर्नर्स है कोर्स के उनके साथ शेयर की है। तो देखिए ऐसी कुछ शीट दिखती है। तो यहाँ पर देखिए नीचे टैब्स है, यहाँ पर आपको कोर्स का पूरा प्लान मिल जाएगा, किस तरीके से ये कोर्स फ्लो होने वाला है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस कोर्स को मैं एक लाइव बूट कैंप की तरह कंडक्ट कर रहा हूँ, जहां पर डेली क्लासेस मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली वीडियोस पब्लिश करूँ और इस कोर्स को खत्म करूँ। 100 दिनों का ये कोर्स है। ठीक है, टेक स्टैक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर टेक स्टैक ये सारी यूज हो रही है। ठीक है, फीस वगैरह सब कुछ लिख दिया है मैंने। फीस वैसे कुछ है नहीं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बस वही फीस है। उसी से हमें खुशी मिल जाती है, वही हमारी करेंसी है। ठीक है, डेली स्टडी प्लान को शेयर किया जो काफी हेल्पफुल रहा है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक है, इसको बुकमार्क कर लीजिए। और देखिए ये सारे वीडियोस इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं। अभी तक 3 वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन और वीडियोस भी पब्लिश हो रहे हैं, तो उनकी सारी लिंक्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर नोट्स के बारे में भी अपडेट्स दिया जा रहा है कि नोट्स अवेलेबल है या नहीं, किन वीडियोस के नोट्स प्रिपेयर्ड है। तो मैं आपको बता दूं, गिटहब रेपो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोर्स नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और जैसे ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो ये एक तरीके से सेंटर प्लान है। ठीक है, ये शीट जो है सेंटर ऑफ द कोर्स है। ठीक है, इस शीट को अगर आप रेफर करते हो तो आप बढ़िया तरीके से कोर्स को फॉलो कर पाओगे, प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से बोल देता हूँ, देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्क्रिप्शन को आप प्रॉपरली रेफर कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल देता हूँ जिससे आपको मदद हो जाती है। जैसे कि गिटहब रेपो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कोर्स नोट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, स्टडी प्लान की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं वीडियो के दौरान आपको सिखाते वक्त शोकेस करता हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उसको रेफर कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। ठीक है, गिटहब रेपो को भी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि गिटहब रेपो को आप तभी यूज कीजिए जब आप कहीं पर स्टक हो जाए। ठीक है, देखिए आप कोड कीजिए मेरे साथ, वीडियो को देखते देखते मेरे साथ कोड कीजिए। मैं अगर कुछ एग्जाम्पल टाइप कर रहा हूँ, आप भी टाइप कीजिए। उसी तरह से सीखोगे आप और उसी तरह से आपका लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होगा। अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, तो अगर आपको देखना है कि ये कोड तो नहीं चल रहा है, मैंने क्या लिखा है वीडियो में, तो आप गिटहब रेपो पे जाके वो कोड को चेक कर सकते हो। ठीक है,
गिटहब रेपो को डाउनलोड करके ऐसे ऐसे वीडियो देखना ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखते रहोगे सिर्फ वीडियोस, खुद से कोड नहीं लिखोगे तो बस फिर देखते ही रह जाओगे, ठीक है, कोड कभी नहीं लिख पाओगे। कोड लिखना जरूरी है, ठीक है, और इसीलिए ये कोर्स मैंने काफी हैंड्स ऑन तरीके से बनाया है, ठीक है, तो ये काफी जरूरी हो जाता है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए मैं इस पर इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई अटेंडेंस, स्टडी प्लान, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की बात। एक और चीज मैं कहूँगा, अगर आप लिंक्डइन वगैरह पर है तो जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको ना पब्लिकली शेयर कीजिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो पब्लिकली शेयर करते हैं कि आज का मेरा प्लान है मैं कलेक्शन सीखूं, आज का मेरा प्लान है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक प्रोजेक्ट बनाऊं, आज का मेरा प्लान है मैं स्प्रिंग बूट सीखूं और उसमें ये प्रोजेक्ट बनाऊं, और डेली वो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस भी पोस्ट करते हैं। तो इसे कहते हैं पब्लिक लर्निंग। पब्लिक लर्निंग से क्या होता है, आपके माइंड के पीछे एक सोशल प्रेशर आ जाता है कि मैंने पब्लिकली सबको बोला है तो मुझे करना होगा, ठीक है, और आप कर जाते हो वो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई बढ़िया सी प्रोजेक्ट बना देते हो, जैसे हम इस कोर्स में बनाने ही वाले वैसे भी, आप उसको लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो लिंक्डइन वगैरह पर। एक तरीके से वो आपका शोकेस हो जाता है। और अगर आपके नेटवर्क में, आपके कनेक्शंस में कोई रिक्रूटर वगैरह है, कोई फाउंडर है और वो एक डेवलपर को देख रहा है वही टाइम पर, तो हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटी के लिए रीच आउट भी करे, ठीक है, तो इससे अपॉर्चुनिटीज भी काफी खुल जाती है। तो पब्लिकली लर्निंग या पब्लिक लर्निंग इसे कहते हैं, ये काफी हेल्पफुल चीज है जहां पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको शेयर करते हो डेली। तो मैं वो काफी रेकमेंड करूंगा, और अगर आप ये करते हो तो मुझे जरूर टैग कर दीजिएगा, मैं उस पर कमेंट और लाइक कर आपकी रीच भी बढ़ाऊंगा, मेरे नेटवर्क में भी रीच होगी, ठीक है। तो मैंने मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आपको इस चैनल के अबाउट पेज में भी मेरी लिंक्डइन की ये मिल जाएंगी प्रोफाइल की लिंक, ठीक है। तो इससे आपका रीच बढ़ जाएगा, और आपको अगर मेरे नेटवर्क में कोई रिक्रूटर्स है जो हायर कर रहे हैं तो वो भी देखेंगे कि अच्छा ये बंदा डेली पोस्ट करता है, ये कुछ सीख रहा है, ये बना, अच्छा इसने प्रोजेक्ट भी बना लिया, इसको मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिनों से पोस्ट कर रहा है और अभी इसके पास एक प्रोजेक्ट भी है, इसका मतलब ये सीरियस है, ही इज ऑन टू समथिंग एंड प्रॉब्ली आई शुड ऑफर हिम समथिंग। तो ऐसी चीजें होती है, मैंने होते देखी है और इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वैसा नहीं सोचेगा, लेकिन इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक काफ़ी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बोलना था आपको। तो बस वही आज का जो वीडियो है काफ़ी नॉलेज पैक्ड है, हैंड्स ऑन है, तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए या वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं डेटा मॉडिफिकेशन एपीआई की ओर। देखिए, आप कभी भी एप्लीकेशन बनाते हो, आप अपनी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज़ को एक रेस्ट एपीआई, एक नहीं मल्टीपल रेस्ट एपीआईज के थ्रू एक्सपोज करते हो। अब होता क्या है, देखिए, अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें यूज़र्स है और आप चाह रहे हो कि जो भी लोग एप्लीकेशन को यूज़ करें वो यूज़र्स को रिट्रीव कर पाए, यूज़र्स क्रिएट कर पाए, अपडेट कर पाए, डिलीट कर पाए, तो आप इस तरह की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सपोज करोगे, ठीक है। एंड जो रिक्वेस्ट होगी वो अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट होगी, जैसे कि एक होगी गेट रिक्वेस्ट। तो गेट रिक्वेस्ट हम कब यूज़ करते हैं? गेट रिक्वेस्ट हम यूज़ करते हैं डेटा रिट्रीवल के टाइम पे, ठीक है। डेटा अगर रिट्रीव करना है तो हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट कब करेंगे? जब हमें डेटा को क्रिएट करना है या मॉडिफाई करना है तब हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। और पुट रिक्वेस्ट डेटा अपडेट के लिए होता है, ठीक है। और डिलीट रिक्वेस्ट क्यों होता है? डिलीट होता है डेटा डिलीशन के लिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, आप सिनेरियो के हिसाब से जो रिक्वेस्ट टाइप है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो गेट है वो एक रिट्रीवल काइंड ऑफ एपीआई है, और जो पोस्ट, पुट और डिलीट है वो डेटा मॉडिफिकेशन काइंड ऑफ एपीआई है। सॉरी, एपीआई नहीं कहूँगा, डेटा मॉडिफिकेशन का टाइप है। डेटा मॉडिफिकेशन करना है तो आपको वो ये टाइप की एपीआई बनानी है। जैसे कि अगर आप सिर्फ डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, जैसे कि लिस्ट ऑफ यूजर्स रिट्रीव करना चाह रहे हो, आप एक पर्टिकुलर यूज़र को रिट्रीव करना चाह रहे हो, पूरी लिस्ट नहीं, एक यूज़र को, तो उसके लिए आप गेट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको यूज़र क्रिएट करना है तो आप करोगे पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल। अगर पुट करना है, अपडेट करना है तो आप पुट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करोगे। डिलीट करना है तो डिलीट रिक्वेस्ट का। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आपको चाहिए क्या, आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो टाइप है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आगे लेके चलते हैं हमारे इस डिस्कशन को। और हमने बात किया है, हमने इन एंड पॉइंट्स के बारे में, इन टाइप्स के बारे में बात किया है।
तो हम बात करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। गेट तो हम देख चुके हैं, पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर ये कंट्रोलर हमने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम एक नई पैकेज बना लेते हैं यहाँ पर। उस पैकेज का नाम होगा ऐप, ठीक है। और हमें यूज़र तो लगेगा ही, देखिए यूज़र तो लगेगा ही। तो मैं क्या करूँगा, इस यूज़र को इस पैकेज में ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा, रिफैक्टर कर लूँगा, ठीक है। तो ये यूज़र यहाँ पर आ गई। अब यहीं पर मैं एक नई जावा क्लास बनाऊंगा और इसे कहूँगा यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। तो ये है यूज़र कंट्रोलर। और यहाँ पर अच्छा ये क्या हो गया भाई, तो ये इस तरीके से आ गया। लेकिन यूज़र कंट्रोलर में मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यूज़र कंट्रोलर में मैं सारी यूज़र रिलेटेड एंड पॉइंट्स बनाने वाला हूँ। तो ये यूज़र कंट्रोलर है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको एज ए रेस्ट कंट्रोलर मार्क कर दूंगा, ठीक है, ये कन्वेंशन है। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट मैपिंग को भी मार्क कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा कि सारे जो एंड पॉइंट्स है इस कंट्रोलर में ये यूजर्स या यूजर पे हो गए, ठीक है, यूजर एंड पॉइंट पे। यहाँ पर कुछ क्लैशिंग तो नहीं है, क्लैश तो नहीं हो रहा है जी, नहीं क्लैश नहीं हो रहा है। सारी के सारी एंड पॉइंट्स यहाँ पर ईपीआई पर है और यहाँ पर यूजर पर है, ठीक है। देखिए आपको है ना ये भी मेक श्योर करना है कि जितने भी कंट्रोलर्स आप बना रहे हो तो अक्रॉस द कंट्रोलर्स आपके सारे एंड पॉइंट्स यूनिक है। क्या है कि दो एंड पॉइंट्स अगर सेम होते हैं तो फिर आपको एरर आ जाएगी, आप अगर उस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आती है। तो देखिए ये हेलो है। अब मैंने यहाँ पर यूजर कंट्रोलर में एक और हेलो नाम से एंड पॉइंट बना दी जिसका एंड पॉइंट सेम है /API/hello, तो मुझे एरर आ जाएंगी क्योंकि एम्बिग्विटी है ना। ये डिस्पैचर सर्वलेट को पता ही नहीं होगा कौन से कंट्रोलर को भेजना है, कौन से एंड पॉइंट को कॉल करना है, पता ही नहीं होगा स्प्रिंग बूट को, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यूजर कंट्रोलर बना दिया है। अब मान लीजिए मैं यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखिए डेटाबेस वगैरह का इस्तेमाल तो भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्राइवेट मैप बनाऊंगा, ठीक है। मैप में मैं स्टोर करूंगा इंटीजर और यहाँ पर स्टोर करूंगा एक यूजर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहूँगा ये है हमारा यूजर DB एक तरीके से, और इसको हैश मैप से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक वेरिएबल जिसमें मैं यूजर की सारी डिटेल स्टोर करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कहूँगा पब्लिक और यहाँ पर कहूँगा एक हिसाब से कह सकते हैं आप स्ट्रिंग कह सकते हो, क्रिएट यूजर, और यहाँ पर मैं कहूँगा यूजर, ठीक है। तो देखिए हमने ये मेथड बनाया क्रिएट यूजर जिसमें यूजर की एक ऑब्जेक्ट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम उस यूजर के ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे और फिर उसको इस मैप में स्टोर करेंगे। जनरली मैप में डेटा स्टोर नहीं होगा, डेटाबेस में होगा, लेकिन डेटाबेस अभी थोड़ा स्लो हो जाते हैं एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये यूजर DB लूंगा, यूजर DB डॉट पुट, और फिर यहाँ पे यूजर डॉट गेट ID इस तरीके से, और फिर यहाँ पर यूजर, ठीक है। तो मैं ID स्टोर कर रहा हूँ एज एन इंटीजर, ये यूजर ID है और ये यूजर की कंप्लीट ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर स्टोर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यूजर क्रिएटेड, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ यूजर इज क्रिएटेड, ठीक है। अब इसे मैं क्या करूँगा, मैं इसे कर देता हूँ रन, ठीक है। सब कुछ डिफाइन तो कर लिया। अच्छा एक चीज़ हमने डिफाइन नहीं करी, इसको लाइक एनोटेट ही नहीं किया है, तो ये होगी हमारी पोस्ट मैपिंग, क्योंकि यहाँ पर हम रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे सर्वर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे /यूजर पोस्ट मैपिंग, और कुछ एंड पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये /यूजर पे ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप /create डाल सकते हो, /यूजर /create हो जाएगा, लेकिन मैं /यूजर से खुश हूँ तो आई जस्ट लीव इट दिस वे। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब रन करने पर देखिए हमें कोई एरर तो नहीं आएगी, ये ऐसे ही चल जाएगा, एरर तो नहीं आई, ये चल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर /यूजर को कॉल नहीं कर सकते। अगर मैं /यूजर को कॉल करूँ, अगर यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूँ लोकल होस्ट :8080 /यूजर, इस तरीके से, यहाँ पर एरर आएगी इसको, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट नहीं है। क्या ये गेट रिक्वेस्ट है? जी नहीं, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो ये गेट यहाँ पर ब्राउजर में आप जब कभी भी कोई एंड पॉइंट हिट करते हो EPI का, तो बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट की तौर पे कॉल होता है, क्योंकि वो समझता है कि यहाँ पर आप डेटा रिट्रीव कर रहे हो। अब हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, मुझे याद आया मैं एक और चीज भूल चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यूजर का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूजर का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये यूजर का ऑब्जेक्ट हमारी जो एंड पॉइंट है, ये जो ऐप, इसमें यूजर का ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, कमेंट में बताइए कोई गेस। तो देखिए अब जब कभी भी रिक्वेस्ट भेजते हो, एक रिक्वेस्ट उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, देखिए
अभी मेरे पास ये एक रिक्वेस्ट है। अच्छा ठीक है, तो ये है रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इस रिक्वेस्ट की मल्टीपल पार्ट है। देखिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है। अब इस रिक्वेस्ट में मल्टीपल चीजें होती है। ठीक है, तो एक तो होता है रिक्वेस्ट हेडर, तो यहाँ पर होता है रिक्वेस्ट हेडर। ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर, और होती है रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, ये दो मेन चीजें हैं जिसके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। रिक्वेस्ट बॉडी इस तरीके से। तो रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट हेडर होता है और रिक्वेस्ट बॉडी होती है। अब रिक्वेस्ट हेडर क्या काम करते हैं, देखिए रिक्वेस्ट हेडर चीजें बताता है अबाउट द रिक्वेस्ट। तो ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि ये रिक्वेस्ट किस चीज के लिए है, जैसे कि यानी कि रिक्वेस्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कहाँ से आ रही है रिक्वेस्ट, अगर आईपी एड्रेस पास करना है तो वो भी हेडर में जा सकता है। ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स अगर है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स पास कर रहे हो तो वो भी रिक्वेस्ट हेडर में जाती है। जनरली टोकन वगैरह वो सब रिक्वेस्ट में जाती है। होस्ट की इन्फॉर्मेशन, तो ये रिक्वेस्ट की जो एडिशनल मेटा डेटा होता है वो रिक्वेस्ट हेडर में जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी क्या होता है, तो रिक्वेस्ट बॉडी डेटा होता है जो आप पास कर रहे हो रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो देखिए गेट रिक्वेस्ट जब भी हम करते हैं इसमें क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी वगैरह होती नहीं है। तो ये सिंपल होती है क्योंकि रिट्रीवल है, तो इसमें रिक्वेस्ट बॉडी होती नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो तो उसमें क्या है, आप रिसोर्सेज क्रिएट करते हो, रिक्वेस्ट चीज़ें को मॉडिफाई करते हो, आपको डेटा सेंड कर रहे हो, तो उसमें रिक्वेस्ट बॉडी होती है। एंड इसीलिए ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है इसको ब्राउजर से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप रिक्वेस्ट बॉडी कैसे भेजोगे। ठीक है, तो ये सब करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं, अलग टाइप के टूल्स होते हैं। ठीक है, और उसे एक वन ऑफ द टूल्स है पोस्टमैन, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल रिक्वेस्ट बॉडी पर आते हैं। देखिए, तो ये इतना चीज समझ में आ गया, रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। ठीक है, ये दो चीजें मैंने बताई। अब देखिए यहाँ पर यूजर आना है, इस मेथड को यूजर का ऑब्जेक्ट मिलना है। ये यूजर का ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, तो यूजर का ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी में, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन या जो डेटा होता है हमें पास करना होता है रिक्वेस्ट के साथ, वो रिक्वेस्ट बॉडी में जाता है हमेशा। तो मैं यहां पर लिखूंगा @request body इस तरीके से। अब मैंने सिर्फ एनोटेशन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी से फेच करना, उसको पार्स करना, इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। क्या हम इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजेंगे, क्या हम अब इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजेंगे, जी नहीं, हम जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे। तो जेसन टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होना, ये सारा काम स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली कर देता है। हमें सिर्फ ये रिक्वेस्ट बॉडी की एनोटेशन लगानी है और स्प्रिंग बूट को इतना बताना है कि जो रिक्वेस्ट की बॉडी है उसमें यूजर का ऑब्जेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यूजर ये है, यूजर का ऑब्जेक्ट आना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो हम जो डेटा है वो इस फॉर्म में पास करेंगे, और ये हम पास करेंगे। मैंने ये भी कहा कि आप नॉर्मली पास नहीं कर सकते, तो कैसे पास करेंगे इसको पास करेंगे हम पोस्टमैन की मदद से। ठीक है, तो पोस्टमैन एक बढ़िया सी टूल है, अगर आपको नहीं पता पोस्टमैन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टमैन को सर्च कर लीजिए। देखिए ये एक लीडिंग एपीआई प्लेटफॉर्म है, पर आप डाउनलोड कर सकते हो पोस्टमैन पे, और इसका वेब इंटरफेस भी है। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, वेब पर ही इसको एक्सेस करना चाहते हो, तो साइन इन साइन अप भी कर सकते हो, और ये ऐप्स भी अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूंगा ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा, और देखिए यहाँ पर ये पोस्ट रिक्वेस्ट ट्रिगर हो रही है, यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट किया हुआ है, ये रिक्वेस्ट डालिए, और ये जो बॉडी है ये रिक्वेस्ट बॉडी है। देखिए बॉडी सिलेक्टेड है और यहाँ पर बॉडी जा रही है, देख रहे हो आप, ओनर, बैलेंस, करेंसी, ये जेसन फॉर्मेट में जा रहा है, और यहाँ से सेंड कर सकते हो आप। ऊपर सेंड का बटन होगा तो आप सेंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सेंड का बटन है, सेंड किया तो रिक्वेस्ट हिट हो जाएगी एपीआई पे। तो एपीआई को टेस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए पोस्टमैन काफी यूज होता है, काफी इस्तेमाल होता है। और पोस्टमैन की तरह और भी टूल्स है। ठीक है, जैसे देखिए आईडी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इंटेलिज हो गया, एक्लिप्स है जावा वर्ल्ड में, वीएस कोड भी काफी लोग यूज करते हैं। ठीक है, एंड गोल तो सेम है, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, लेकिन ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, अलग अलग आईडीज अवेलेबल है। सिमिलर वे में एपीआई के लिए भी अलग अलग टूल्स अवेलेबल है, उसमें से एक है पोस्टमैन। पोस्टमैन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पोस्टमैन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और वाइडली यूज होता है, काफ़ी कंपनीज में पोस्टमैन ही यूज होता है, तो इसके लिए मैंने पोस्टमैन को कंसिडर किया। अगर कोई और टूल आते तो घबराइएगा नहीं, उसमें थोड़ा सा लर्निंग कब होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होते ये टूल्स। ठीक है, तो ये पोस्टमैन, तो देखिए ये पूरा आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जैसी यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए सारी कंपनीज इस्तेमाल करती है पोस्टमैन का, और यहाँ पर आप देखोगे प्राइसिंग वगैरह आपको फ्री में, लेकिन ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। पेड वर्जन भी है इसका, लेकिन पेड की ज़रूरत है नहीं लर्निंग वगैरह के लिए, तो आप इसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो आप। मैं एक्चुअली इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो देखिए ये मेरे पास है जो एंड पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तो सबसे पहले आप प्लस करते हो, आप जैसे इसको इंस्टॉल करोगे
तो आपको सबसे पहले कहेगा कि कलेक्शन बनाइए, ठीक है, यहाँ पर। तो देखिए मैं काफ़ी काम करता हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे कलेक्शंस बने हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर आप नया फोल्डर बना सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें राइट क्लिक करके बना सकते हो फोल्डर्स, ठीक है, ये ऐसे फोल्डर बना सकते हो, नया कलेक्शन। और कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन का मतलब है ग्रुप ऑफ एपीआईज, तो आप एक ऐप की एपीआईज को एक कलेक्शन के अंदर ग्रुप कर सकते हो, नहीं तो क्या सब स्कैटर्ड रहेगा ना। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे अपने मशीन पर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हो फोल्डर वगैरह में, तो ये उसी तरीके से कलेक्शंस देता है। और यहाँ पर आप न्यू पे क्रिएट करोगे या फिर ये प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसे ओपन टैब मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यूआरएल पेस्ट करना है, कौन सा टाइप की रिक्वेस्ट है वो सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट में आप काफ़ी सारी चीज़ें पास कर सकते हो, जैसे कि पैरामीटर्स पास कर सकते हो। पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो, हेडर्स पास कर सकते हो, बॉडी पास कर सकते हो। बॉडी जो भी मैंने बताई आपको, हेडर्स जो मैंने अभी बताया आपको, वो सारी चीज़ें पास कर सकते हो। हेडर्स एक की वैल्यू पेयर में होता है और बॉडी जनरली जेसन फॉर्म में पास होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन तो रन हो रहा है और यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर इस पर आता हूँ तो ये हेलो एंड पॉइंट को ट्रिगर कर रहा है। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ API/hello, और ये API/hello नाम की एक गेट एंड पॉइंट है। तो इसको अगर मैं ट्रिगर करता हूँ तो देखिए मुझे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। और देखिए मुझे यहाँ पर स्टेटस कोड भी दिख रहा है। ये ब्राउजर में स्टेटस कोड दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। देखिए ब्राउजर में अगर मैं हेलो को कॉल करता हूँ /API/hello, आपको सिर्फ आउटपुट दिखेगा, आपको बाकी इसके अलावा स्टेटस कोड वगैरह नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एपीआई को टेस्ट करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। करेक्ट, ब्राउजर थोड़ी एपीआई को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एपीआई के लिए एपीआई स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, जैसे कि पोस्टमैन। तो ये टूल का आप इस्तेमाल कीजिए और देखिए यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, रॉ फॉर्म में, जेसन फॉर्म में, जो फॉर्म में आप करना चाहो इसको जेसन फॉर्म में देख सकते हो। लेकिन अभी तो सिर्फ स्ट्रिंग आ रही है तो ऐसे कुछ बदलाव दिखेगा नहीं। इसमें मिली सेकेंड्स दिखेगा कितना टाइम में आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, तो स्पीड वगैरह टेस्ट करने के लिए बेहतर है। रिस्पॉन्स 200 ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी ये गेट रिक्वेस्ट हमने ट्राई की है। मैं क्या करूँगा, यहीं पर एक और एंड पॉइंट बना लूँगा और इसको मैं करूँगा ऐसे कॉपी और यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको करूँगा पेस्ट और यहाँ पर करूँगा यूज़र, इस तरीके से, ठीक है, /यूज़र। तो ये यूज़र कंट्रोलर में /यूज़र है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उसको जेसन फॉर्म में पास कर दूंगा, ठीक है। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पोस्ट और यहाँ पर आ जाता हूँ बॉडी में, इसको सिलेक्ट करूँगा रॉ सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये टेक्स्ट ना हो, ये जेसन हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं जेसन लिखने लग जाऊँगा मेरी। तो जेसन क्या होगा, मेरे पास ऑब्जेक्ट में आईडी है, तो आईडी होगी 10, ठीक है। और फिर क्या है यूज़र का, तो एक मिनट, यहाँ पे मुझे फील्ड्स देख लेनी चाहिए। तो आईडी स्ट्रिंग, तो आईडी इंटीजर है, ये नेम और ईमेल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो देखिए आईडी को एज एन इंटीजर लिखा है और ये नेम है, तो नेम को मैं लिखता हूँ एज लिली फॉर एग्जांपल। और ईमेल था आई थिंक, करेक्ट, अच्छा ईमेल है, तो ईमेल को मैं लिख देता हूँ lily@gmail.com और इसको इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई मेरी जेसन जो मैंने बना ली ऑन द फ्लाई, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट ये जा रही है इस एंड पॉइंट पर और बॉडी में ये डेटा जा रहा है। अभी मैं इसे सेंड करता हूँ। अच्छा बैड रिक्वेस्ट आ गई है, बैड रिक्वेस्ट क्यों आ गई भाई? तो ये रनिंग मोड पे है, इसको रन कर लेता हूँ। शायद मैंने ये रिक्वेस्ट बॉडी ऐड की है तो मैंने इसको रीरन नहीं किया है, ठीक है। तो एक और बार रीरन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट बॉडी, मुझे याद है इसमें काफ़ी देर बाद ऐड किया था। तो इसको रन करने के बाद अभी सेंड करके देखता हूँ। जी हाँ, देखिए यूज़र क्रिएट हो चुका है, आप देख रहे हो यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पोस्ट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ये यूज़र की डिटेल आपको आएगी, ठीक है, और ये यूज़र आपको क्रिएट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। यूज़र ऑब्जेक्ट में से फॉर एग्जांपल user.getEmail, मैं ईमेल प्रिंट कर रहा हूँ। चलिए इसको रन करते हैं, ठीक है। और रन कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर एक लॉग भी लगा लिया मैंने, यानी कि system.out.println, इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखिए यहाँ पर lily@gmail.com प्रिंट हो गया। तो जो भी डेटा हम भेज रहे हैं वो यूज़र ऑब्जेक्ट में आ रहा है, यूज़र ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर हम user.getEmail कर रहे हैं तो हमें वो आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है। एक बार और दोहरा देता हूँ, हो रहा क्या है, हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट में आप जनरली रिक्वेस्ट बॉडी भेजते हो, ठीक है। और इसीलिए रिक्वेस्ट बॉडी भेजनी है तो हम ब्राउजर से उसको नहीं सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको सिमुलेट करेंगे एक API स्पेसिफिक टूल,
और वन ऑफ द बेस्ट टूल्स मार्केट में जो है वो है पोस्टमैन, ठीक है। तो पोस्टमैन पे तो हम बाद में आते हैं, पहले हमने क्या किया है यहाँ पर पोस्ट मैपिंग करके एक एनोटेशन से एक मेथड को मैप कर दिया है, और इस मेथड में इस मेथड को एक्सपेक्टेड एक पैरामीटर जो यूजर की इन्फॉर्मेशन है जो ऐड होना है, और ये पैरामीटर कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रिक्वेस्ट बॉडी में आना है। तो देखिए इस पर होवर करेंगे, एनोटेशन इंडिकेटिंग अ मेथड पैरामीटर शुड बी बाउंड टू द बॉडी ऑफ द वेब रिक्वेस्ट, ठीक है। द बॉडी ऑफ द वेब रिक्वेस्ट इज पास थ्रू HTTP मैसेज कन्वर्टर, ये HTTP मैसेज कन्वर्टर उसको देगा बॉडी और उसको आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए ये पोस्ट मैपिंग है, यहाँ से हमने एंड पॉइंट पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट किया पोस्टमैन में, और बॉडी में हमने ये JSON डेटा डाल दिया, क्योंकि बॉडी एक्सपेक्टेड है। अगर मैं बॉडी पास नहीं करूंगा और इसको जस्ट ऐसे ही सेंड कर दूंगा तो देखिए बैड रिक्वेस्ट 400 बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये स्टेटस कोड है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द सिंटैक्स, मे बी अ बैड सिंटैक्स। तो सिंटैक्स गलत नहीं है, ये डेटा हमने लाइक रिक्वेस्ट सही से नहीं भेजी, ठीक है। तो ये हमने भेज दिया। अब होता क्या है, यहाँ पर देखिए जब रिक्वेस्ट रिजॉल्व होगी, यहाँ पर वो चेक करेगा कौन से कंट्रोलर के पास जाना है, इस कंट्रोलर के पास आएगा, और यहाँ पर देखेगा अच्छा रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है जो कि यूजर है, तो ये यहाँ पर देखेगा रिक्वेस्ट बॉडी को, तो ये रिक्वेस्ट आई हुई है, तो ये रिक्वेस्ट को लेगा और यहाँ पर एक्चुअली में जो रिक्वेस्ट बॉडी है उसको कन्वर्ट कर देगा यूजर ऑब्जेक्ट में, और फिर उसको पास कर देगा मेथड के अंदर, और सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो भी रिस्पॉन्स आप भेज रहे हो, जो आउटपुट है इस मेथड का, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रही है, और यहाँ पर देखिए कुकीज, हेडर्स, ये सारे सब हेडर्स है आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स हेडर्स है ये। तो जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। एक और चीज़ ऐड कर देना चाहूँगा, रिक्वेस्ट में जिस तरीके से रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी होती है, वैसे रिस्पॉन्स में भी होता है, ठीक है। तो सर्वर जब चीज़ों को रिटर्न करता है तो वो भी रिक्वेस्ट बॉडी रिटर्न कर सकता है, रिक्वेस्ट हेडर रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो बॉडी है ये रिस्पॉन्स बॉडी है, यहाँ से ये रिक्वेस्ट बॉडी है, वो रिस्पॉन्स बॉडी है, ये रिस्पॉन्स हेडर है, ये रिक्वेस्ट हेडर्स है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली रिक्वेस्ट के, समझने ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा है अब तक, और पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने में मज़ा आया उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं पुट मैपिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम करना चाह रहे हैं डेटा अपडेट। तो डेटा अपडेट में होता क्या है, अगर बैकएंड पे आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हो और आप चाह रहे हो उसमें कोई अपडेट करना, जैसे कि यूज़र का नाम बदलना, यूज़र की ईमेल बदलना, तो उसी की सिनेरियोज में पुट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक मेथड बना लूँगा, ठीक है, पब्लिक, और यहाँ पर रिटर्न करूँगा अवॉइड, और यहाँ पर रिटर्न करूँगा अपडेट यूज़र, इस तरीके से, और यहाँ पर यूज़र को एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। अब यूज़र को एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कौन से यूज़र के अगेंस्ट मुझे क्या अपडेट करना है, ये मुझे एक फ्रेश यूज़र ऑब्जेक्ट में मिलना है, ठीक है। तो ये मैं एक्सेप्ट करूँगा रिक्वेस्ट बॉडी में इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा पुट मैपिंग, इस तरीके से पुट मैपिंग ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, system.out.println, ठीक है। और यहाँ पर चाहिए तो आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, और यहाँ पर कहूँगा यूज़र db.put, ठीक है। और यहाँ पर कहूँगा user.getID, ठीक है, और यहाँ पर कहूँगा यूज़र, ठीक है। तो एक चेंज मैं करना चाहूँगा क्रिएट यूज़र में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पुट का इस्तेमाल किया यहाँ पर भी, लेकिन इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। देखिए अगर आप कोई ऐसे यूज़र का डेटा भेजते हो यहाँ पर पोस्ट मैपिंग में जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या करेगा, ऐड कर देगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे यूज़र का डेटा भेजते हो जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी आईडी एग्जिस्ट करती है हमारे ये मैप में, तो क्या होगा, तो भी ये ओवरराइड कर देगा, क्योंकि हम पुट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अपडेट करके यहाँ पर करूँगा पुट इफ एब्सेंट, तो ये तभी पुट करेगा जब वो एब्सेंट है, ठीक है, तभी पुट करेगा जब उसकी की एब्सेंट है, की प्रेजेंट नहीं है। तो की यूनिक होनी है, आईडी यूनिक होनी है, तो यूज़र क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र टीपी डॉट कंटेन्स की, और यहाँ पर डालेंगे यूज़र डॉट की, यूज़र डॉट गेट आईडी, ठीक है। तो अगर की अवेलेबल है, ठीक है, अगर की अवेलेबल है तो ही ये अपडेट करेगा, ठीक है, तो ये अपडेट करेगा, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे अपडेट सक्सेसफुल, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर आपके पास
ये रिक्वेस्ट बॉडी आएगी, ठीक है, इसमें आईडी है। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अच्छा ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आएगी ये रिक्वेस्ट बॉडी और यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट से ये कॉल होगा। रिक्वेस्ट बॉडी में ये चीज़ें आएंगी जो यूज़र की डिटेल है, ये वो यूज़र की डिटेल है जो आप अपडेट करना चाह रहे हो एक किसी यूज़र के अगेंस्ट। तो मान लीजिए आपके पास एक यूज़र है विथ ID 1, ठीक है, उसमें डेटा है, डेटा में है जॉन और ईमेल है john@email.com, ठीक है, email.com फॉर एग्जाम्पल। ये डेटा है अभी आपके पास, आप चाह रहे हो ये यूज़र का डेटा अपडेट करना, तो आप क्या करोगे, एक पुट रिक्वेस्ट बनाओगे। पुट रिक्वेस्ट में आप यूज़र की ऑब्जेक्ट भेज दोगे। अब क्या ऑब्जेक्ट भेजोगे, आपको जो भी अपडेट करना है तो आप की सेम रखोगे, ठीक है, क्योंकि की बिहाफ पर ही वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा यूज़र है। और यहाँ पर आप मान लीजिए आपको नाम अपडेट करना है तो आप इसको एलिस कर दोगे और बाकी सारी चीज़ें सेम भेजोगे, ठीक है। तो एलिस को नाम अपडेट करना है, तो जैसे ये जो नया ऑब्जेक्ट है ये बनाकर आप यहाँ पर भेजोगे इन द रिक्वेस्ट बॉडी, और ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये की एग्जिस्ट करती है या नहीं, लाइक 1 से कोई की एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो 1 से अगर कोई की एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। तो आपके पास फिर ये डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगी यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्रिएट करने जा रहे हो तो आप सपोज ये डेटा फर्स्ट टाइम भेज रहे हो तो ये क्या करेगा, पुट इफ एब्सेंट, ये चेक करेगा कि ये की ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। ये की प्रेजेंट है अगर इस मैप ऑब्जेक्ट में, तो फिर ये उसको स्किप कर देगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ही ये ऐड करेगा, ठीक है, ओवरराइड नहीं करेगा। पहले क्या हो रहा था, हमने पुट का इस्तेमाल किया था तो ओवरराइड भी हो रहा था, लेकिन आइडियली यहाँ पर होना चाहिए ओवरराइड, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इंक्रीमेंटल अपडेट्स करते जा रहे हैं। एक और डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। जनरली क्या है, स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, लेकिन इसमें और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर्स हो तो आप यहाँ पर कमेंट नहीं करने लग जाना कि अरे भाई ये तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है ये, स्टेटस कोड्स भी सही से रिटर्न नहीं कर रहा है ये भाई। तो ऐसा कमेंट नहीं करना, क्योंकि आगे चल के स्टेटस कोड्स वगैरह पे आते हैं। देखिए काफ़ी बिगनर्स भी ये वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जाए हम। तो पहले पुट मैपिंग किस तरीके से यूज़ करनी है, सारी मैपिंग सीखेंगे, फिर स्टेटस कोड्स को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। मैंने आपको बताया करेक्ट, स्टेटस कोड्स एसोसिएट होते हैं रिक्वेस्ट से कि क्या हुआ है रिक्वेस्ट के साथ। तो सक्सेस है तो एक तरीके का स्टेटस कोड आएगा, 2 से सारे स्टेटस कोड आते हैं सक्सेस पे, 4 से आते हैं इसका मतलब कुछ एरर है, 5 से सर्वर रिलेटेड एरर। तो ये सारे स्टेटस कोड्स है जिनका मीनिंग है। अभी वो सब हम मैनेज नहीं कर रहे, आगे चल के करेंगे, तो थोड़ा सा धीरज रखिएगा, ठीक है। पुट मैपिंग हमने बना लिए, अब हम क्या करेंगे, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन हो जाएगी रन, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन हो गई रन। अब यहाँ पर अगर आप आते हो पोस्टमैन में तो ये हो गई, ये हमने यूज़र क्रिएट कर लिया, ठीक है, यूज़र क्रिएट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर जाओगे, एक और मैं रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और सेम यूआरएल पे मैं करूँगा पोस्ट रिक्वेस्ट सॉरी पुट रिक्वेस्ट, और ये डेटा मैं भेजूँगा, ठीक है। ये डेटा यहाँ पर बॉडी और यहाँ पर कहूँगा रॉ जेसन, और ये सेम डेटा यहाँ पर लिली के बजाय जॉन कर दूँगा। तो अभी तो मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं, मुझे आएगा कि अपडेट सक्सेसफुल, ठीक है। इसका मतलब अपडेट सक्सेसफुल रहा है। लेकिन जनरली होगा क्या, आपको एक तरीका भी चाहिए जिसके ज़रिए आप सारे यूज़र्स को रिट्रीव कर पाओ, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए देखिए अपडेट सक्सेसफुल है, आपको 200 ओके भी मिल चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पुट रिक्वेस्ट क्या होती है, कैसे यूज़ करना है ये आपको समझ गया। यहाँ पर सिर्फ पुट को एनेबल करना है, पुट को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और आपकी पुट रिक्वेस्ट तैयार है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से एक डिलीट की एंड पॉइंट बना सकते हैं जिसकी मदद से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाऊँगा, और जैसे कि आप गेस कर पा रहे होगे, पोस्ट मैपिंग के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए @पोस्ट मैपिंग है, पुट रिक्वेस्ट के लिए @पुट मैपिंग है, तो डिलीट रिक्वेस्ट के लिए @डिलीट मैपिंग होना चाहिए, करेक्ट। तो ये हमने बना दिया। यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक, और यहाँ पर लिखूँगा वॉइड या तो फिर स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग और डिलीट यूज़र इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंटीजर आईडी, ठीक है। इंटीजर आईडी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस यूज़र को हमें डिलीट करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा यूज़र डिलीटेड इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा यूज़र tp.delete, अच्छा रिमूव, और यहाँ पर आईडी पास कर दूँगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये जो आईडी है
ये कहाँ से आएगी, ठीक है। तो आईडी को हम ले सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द यूआरएल इटसेल्फ। तो यूआरएल में कुछ ऐसे तरह का सिंटैक्स लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे आईडी, ठीक है, ऐसा सिंटैक्स होगा, ठीक है। तो यूआरएल में आईडी ले लेंगे और फिर इस आईडी को यहाँ पर एज अ पाथ वेरिएबल मेंशन करेंगे। तो देखिए पाथ वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये जो यूआरएल पाथ है उसमें आप एक वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हो जो कि आईडी है ये, तो वो यहाँ पर आके सेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आईडी लिखा है और यहाँ पर आईडी है, तो ये यहाँ पर आके मैप हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली डायनामिक यूआरएल्स का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर यूआरएल्स चेंजिंग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से यूआरएल्स को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो /users/1 और दूसरा कॉल हो सकता है /user/2 फिर /user/3 ऐसे। तो यहाँ पर क्या यूआरएल में एक वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो इसे कहते हैं डायनामिक यूआरएल, ठीक है। तो डायनामिक यूआरएल हम कर सकते हैं पाथ वेरिएबल्स में इस तरीके से, और ये काफ़ी सिंपल है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रन हो रही है ये, ठीक है, ये रन हो चुकी है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक प्लस कर दूंगा और यहाँ पर इसे हम यहाँ पर ऐड भी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिलीट, ठीक है, क्योंकि डिलीट रिक्वेस्ट है और यहाँ पर हमें वैल्यू पास करनी है लाइक /1, तो वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक यूज़र क्रिएट कर लिया मैंने इस तरीके से, यूज़र क्रिएटेड, और फिर इस यूज़र को डिलीट कर सकता हूँ। तो जो यूज़र विद ID 1 है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो आप एक गेट रिक्वेस्ट भी बना सकते हो, ठीक है, गेट मैपिंग करके, और यहाँ पर आप बना सकते हो पब्लिक और यहाँ पर void गेट यूजर्स इस तरीके से, और यहाँ पर जो है तो void यहाँ पर कहूँगा गेट यूजर्स, और यहाँ पर जो है हम सारे यूजर्स की लिस्ट रिटर्न कर देंगे। तो मैं कहूँगा यूजर्स डॉट यूजर्स db डॉट गेट वैल्यूज़, ठीक है, सॉरी वैल्यूज़ इस तरीके से। अब ये वैल्यूज़ जो है ये रिटर्न कर रहा है एक कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कहूँगा न्यू अरे लिस्ट इस तरीके से, और इसको इस तरीके से रिटर्न कर दूँगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर रिटर्न करूँगा लिस्ट ऑफ यूज़र्स ऐसे, ठीक है। तो समझ रहे हैं आपको मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इस मैप से, देखिए मैप में दो चीज़ें हैं, इंटीजर और यूज़र। तो मैं बोल रहा हूँ ये की है और ये वैल्यू है, तो सारे के सारे जो वैल्यूज़ है उसकी लिस्ट दे दो मुझे, मैं ये कह रहा हूँ। तो डॉट वैल्यूज़ क्या करेगा, ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ है, यानी कि हमारे केस में वैल्यू क्या है यूज़र, तो यूज़र की एक लिस्ट दे देगा इन कलेक्शन फॉर्मेट। तो मैं क्या करूँगा, इसको न्यू अरे लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ इससे, और इसको एज अ लिस्ट रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट क्या है, एक इंटरफेस है, अरे लिस्ट क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, तो ऐसे रिटर्न करना ठीक है। आप अरे लिस्ट भी लिख सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हम कर रहे हैं, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यूजर्स की सारी लिस्ट देख पाए, ठीक है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ क्योंकि अभी क्या ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मैं यूज़र को सबसे पहले तो क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, अच्छा ये वाली API नहीं, यहाँ पर ये यूज़र को क्रिएट कर लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाता हूँ और ये एंड पॉइंट को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर तो देखिए आपको एक यूज़र मिल गया, ये गेट रिक्वेस्ट है। ये कौन सी वाली रिक्वेस्ट है, जो हमने यहाँ पर बनाई है, ये गेट मैपिंग, ये गेट मैपिंग है। तो एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये यूज़र एक और बार क्रिएट करता हूँ, जैसे कि 11 बार क्रिएट करता हूँ, 1 मिनट यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको 11 लिख देता हूँ, और लिली के बजाय लिली 11 लिख देता हूँ और रन कर देता हूँ। तो यूज़र क्रिएट आ गया, और यहाँ पर जाएंगे आप, अब फिर से रन करोगे तो देखिए आपको 2 यूज़र मिल गए। तो 2 बार यूज़र क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पुट इफ एब्सेंट, तो पुट करेगा अगर वो एब्सेंट है। अगर मैं दूसरी बार फिर से सेम की के साथ लिली 110 पास करता हूँ, सेम की के साथ सेंड करता हूँ, तो यूज़र क्रिएटेड तो आ गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आऊँगा तो देखिए मुझे सिर्फ 2 यूज़र दिखेंगे, क्योंकि पुट इफ एब्सेंट है, ये क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए नहीं है, तो यूज़र क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। आइडियली हमें यहाँ पर मैसेज आना चाहिए, एक वैलिडेशन होनी चाहिए, API में मैसेज आना चाहिए कि ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट या समथिंग लाइक दिस, और स्टेटस कोड भी चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन इस पर आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, ये हो गया पोस्ट रिक्वेस्ट। पुट रिक्वेस्ट देखिए ID जो 10 है उसको हम अपडेट कर रहे हैं विद जॉन नेम, तो इसको मैं पुश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ID जो 10 है उसका नाम लिली है, तो अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये जॉन हो गया, देख पा रहे हो। अभी डिलीट करके देखते हैं, तो डिलीट देखिए मैं ID जो 1 है
1 नहीं 10 को डिलीट कर दे, क्योंकि 10 के साथ हमारे जो यूजर्स है वो है, देखिए 10, तो जॉन वाली आईडी को मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो इसको रन करते हैं, यूजर डिलीटेड। अब आप फिर से यूजर फेच कर लीजिए, तो देखिए 11 आ गई आपको, ठीक है, तो एक यूजर डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक डिलीट फंक्शनैलिटी को सिमुलेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डिलीट मैपिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा है आपको कि आप कौन से एनोटेशंस को कब इस्तेमाल करना है, और अलग अलग ईपीआई टाइप्स, ये जो पुट मैपिंग, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, ये क्यों होती है और कहाँ यूज होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, एक बिगनर फ्रेंडली क्वेश्चन, कि हमें ये पुट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, ये सारी रिक्वेस्ट की जरूरत क्या है। एक ही टाइप की रिक्वेस्ट हो, पोस्ट, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं हम, उसमें अपडेट भी कर सकते हैं हम, करेक्ट। या मल्टीपल एनोटेशन होने की जरूरत क्या है, और अपडेट कर रहे हैं तो ये पुट लिखना जरूरी क्यों है, पुट मैपिंग, पुट रिक्वेस्ट क्यों बनानी है, क्योंकि अपडेट तो आप पोस्ट से भी कर सकते हो, करेक्ट। यहाँ पर पोस्ट से भी आप अपडेट कर सकते हो, कैसे करोगे, तो यहाँ पर पुट इफ एब्सेंट की बजाय, लॉजिक तो सेम है, पुट इफ एब्सेंट की बजाय ये लॉजिक यहाँ पर लिख दोगे, करेक्ट, पुट का लॉजिक यहाँ पर लिख दोगे, तो पोस्ट की मदद से अपडेट हो जाएगा। तो हमने अलग अलग एनोटेशंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो देखिए ये अलग अलग एनोटेशंस, ये एक प्रैक्टिस है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे यूज होती है, ठीक है। और इसके लिए ऐसे यूज होती है क्योंकि जो आपकी रिक्वेस्ट की टाइप है वो आपका इंटेंट दिखाती है। तो अगर पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो अच्छा आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, एक नया रिसोर्स बैकएंड में। आप पुट रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आप कुछ अपडेट कर रहे हो, एक जो रिसोर्स है, जैसे कि यूजर एक रिसोर्स है, उसको आप अपडेट कर रहे हो। डिलीट आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ डिलीट करना चाह रहे हो रिसोर्स एक सर्वर से, तो ये आपका इंटेंट दिखाती है, और जो गलती से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है, सारी रिक्वेस्ट एक ही एंड पॉइंट पर है, स्लैश यूजर पर। पोस्ट मैपिंग भी यूजर पर है, पुट मैपिंग भी यूजर पर है, डिलीट मैपिंग में चलो एक आगे पैरामीटर आ जाता है, लेकिन गेट मैपिंग भी एक ही उसी एंड पॉइंट पर है। तो सारे जो रिक्वेस्ट है वो एक ही एंड पॉइंट पर है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या है, ये टाइप देना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है कि पोस्ट तो ये हो गया, पुट कर रहा हो तो डेटा अपडेट होगा, डिलीट हो गया तो डेटा डिलीशन। सिर्फ टाइप, रिक्वेस्ट की टाइप के बेसिस पर डेटा अपडेट भी हो रहा है, पोस्ट भी हो रहा है, पुट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इंटेंट दिखाता है। तो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट, अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे डिलीट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ही भेजनी है बैकएंड पे, तो बैकएंड को पता होता है अच्छा यही इंटेंट है इसका, गलती से रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो ये एक प्रिंसिपल, ये जो रेस्ट एपीआई की जो प्रिंसिपल्स है ये उसका पार्ट है कि आपको, आप जब भी एपीआई डिजाइन करते हो तो इस तरीके से करनी है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। और देखिए पोस्टमैन में हमने सब कुछ सिमुलेट भी कर लिया है, आप चाहो तो इन रिक्वेस्ट को सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप आ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ पोस्टमैन का पूरा गेम, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने प्लस कर दिया, ब्लैंक कलेक्शन बना दी, ये ब्लैंक कलेक्शन बन गई। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, फर्स्ट स्प्रिंग बूट एपीआई, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप आ सकते हो, और ये जितने भी रिक्वेस्ट क्रिएट किए, जैसे कि ये वाली रिक्वेस्ट है पुट रिक्वेस्ट, तो इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पर सेव करने से पहले आपको पूछा कहाँ सेव करनी है, तो आप जाइए यहाँ पर, कहाँ है, फर्स्ट स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई, और यहाँ पर कर दीजिए सेव, तो ये देखिए सेव हो गई। अब इसका नाम यहाँ से अपडेट कर सकते हो, तो पुट या अपडेट यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। डिलीट में जा सकते हो, डिलीट को सेव कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर नाम मेंशन कीजिए, क्या नेम लिखना है, डिलीट यूज़र, इस तरीके से। तो देखिए इसकी आइकन भी आ रही है, पुट रिक्वेस्ट है, ये डिलीट रिक्वेस्ट है, इसको सेव कर सकते हो गेट यूज़र नाम से, ठीक है, गेट ऑल यूज़र्स, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी सेव कर सकते हो, तो ये हो गई क्रिएट न्यू यूज़र, ठीक है। तो ऐसी तरीके से आप रिक्वेस्ट भी सेव कर सकते हो। देखिए पुट, डिलीट, गेट, पोस्ट, ये सारी रिक्वेस्ट सेव हो चुकी है, ठीक है। और आगे चलकर आपको अगर इसमें मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करके सेव भी कर सकते हो। तो पोस्टमैन भी काफ़ी हेल्प कर देता है, और उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। अब इन एपीआईज को हम काफ़ी इंप्रूव करने वाले, और नेक्स्ट लेवल तक हमारी नॉलेज है उसको लेके जाने वाले। उम्मीद करता हूँ दिस वॉज हेल्पफुल। तो बात करते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी के बारे में। तो देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी के बारे में बात करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझकर एक प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम को पहले समझते हैं और फिर रिस्पॉन्स एंटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि रिस्पॉन्स एंटिटी जो है वो क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी रेस्ट एपीआई है, यहाँ पर हम कर रहे हैं यूज़र को अपडेट, ठीक है, और यहाँ पर कर रहे हैं हम यूज़र को और रिमूव। तो चलिए रिमूव या अपडेट, रिमूव में ले लेते हैं। तो हम यूज़र को कर रहे हैं डिलीट यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको कोलैप्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं गेट ऑल यूज़र्स कर लेता हूँ पहले तो देखिए मेरे पास एक यूज़र है,
ठीक है, एक ही यूज़र है विथ ID 11। अब मैं करना चाह रहा हूँ एक यूज़र को डिलीट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर गलती से गलत ID पास कर दी, 10 पास कर दिया। अभी ID 10 से कोई यूज़र है जी नहीं। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए तो भी हमें आ रहा है 200 ओके और यूज़र डिलीटेड। तो जो API कॉल कर रहा है उसको क्या लगेगा, अच्छा यूज़र डिलीट हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर देखोगे तो वो वैसा कोई डेटा है ही नहीं। और आप कितनी भी बार कॉल करो यहाँ पर कोई वैलिडेशन ही नहीं है। तो एक वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं कहूँगा कि डिलीट तभी करो, ठीक है, डिलीट तभी करो जब कोई डेटा इसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। और अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो मैसेज दे दो, एक एरर मैसेज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ, इफ़ यूज़र db डॉट कंटेन्स की, और यहाँ पर अगर ID है, ठीक है। तो अगर ये ID नहीं है, इस कंडीशन को रिवर्स कर देता हूँ, अगर ये ID नहीं है तो रिटर्न यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड, एक तरीके से ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, इसका मतलब ID है, तो फिर ये कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसको रन करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज किया API में तो रन तो करना ज़रूरी है, तो रन कर लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर गेट ऑल यूज़र्स करते हैं। अब कोई यूज़र नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम जो यूज़र्स है वो वेरिएबल में मैनेज कर रहे हैं, और ऐप रीस्टार्ट के बाद वेरिएबल रीसेट होते हैं, मेमोरी रीसेट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10 से कोई यूज़र है नहीं है, इसको रन करता हूँ तो देखिए यूज़र नॉट फाउंड, वैलिडेशन तो लग गई, ठीक है, वैलिडेशन लग गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टेटस कोड है, स्टेटस कोड 200 ही आ रहा है, ठीक है, यूज़र फाउंड नहीं है, ये जो डेटा है ये मिला नहीं है। तो आइडियली यहाँ पर 404 नॉट फाउंड या स्टेटस कोड ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, देखिए प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज पास कीजिए, यहाँ पर कोई भी मैसेज पास कीजिए, ठीक है, ये API को और इम्प्रूव किया जा सकता है, कोई भी मैसेज पास कीजिए, स्टेटस कोड जो पास हो रहे हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कल को मैं API को इम्प्रूव करना चाहूँ, मैं कोई एक स्टेटस कोड भेजना चाहूँ, मैं नहीं भेज सकता, ठीक है, मैं नहीं भेज सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या होगा इसका सोल्यूशन? तो इसका सोल्यूशन है रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले तो ये ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास, ठीक है। अब रिस्पॉन्स एंटिटी है क्या? तो ये एक हिसाब से रैपर है। रैपर का मतलब है ये चीज़ों को रैप कर लेता है। किसको रैप करता है? तो ये जो हमारा HTTP रिस्पॉन्स है उसको रैप कर देता है। तो देखिए अभी HTTP रिस्पॉन्स क्या है। HTTP रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो आप भेजते हो ओवर HTTP प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या है? तो अब ये प्रोटोकॉल अगर आपको नहीं पता तो देखिए आप जब भी इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करते हो तो ये एक सेट ऑफ रूल से गवर्न होती है, ठीक है। तो उसे प्रोटोकॉल कहते हैं, और जनरली रेस्ट APIs में HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अगर आप देखिए अब आप API में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो ये HTTP रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है, और जो नहीं HTTP रिक्वेस्ट आ रही है क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करिए, और रिस्पॉन्स भी HTTP में जा रहा है, HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपका जो भी HTTP रिस्पॉन्स है उसको रैप करता है ये रिक्वेस्ट एंटिटी, ठीक है। तो ये जो आपको पूरा का पूरा जो आपको रिस्पॉन्स दिखेगा जिसमें हेडर होगा और बॉडी भी, उसको रैप करता है। और उसमें एक और चीज़ होती है जो कि है स्टेटस कोड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ों को, तो रिस्पॉन्स और इसमें क्या होगा, स्टेटस कोड्स। तो इसका मतलब क्या है, आपको आपके रिस्पॉन्स पर एक बेटर कंट्रोल मिल जाता है और स्टेटस कोड्स पर भी बेटर कंट्रोल मिल जाता है अगर आप रिस्पॉन्स एंटिटी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और ये एक जरिया है, एक तरीका है जिसके ज़रिए आप जो अपने रिस्पॉन्स है उस पर बेटर कंट्रोल ला सकते हो, स्टेटस कोड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करनी है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कस्टमाइजेशन आपको एनेबल करता है। ये है रोल रिस्पॉन्स एंटिटी का। रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्लास है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि है HTTP स्टेटस, जो कि सारे स्टेटस कोड्स को रखती है, ट्रैक रखती है सारे स्टेटस कोड्स का। तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ HTTP स्टेटस भी एक क्लास है जो कि सारे स्टैंडर्ड HTTP स्टेटस कोड, जैसे कि 404 हो गया, 500 इंटरनल सर्वर, जो भी स्टेटस कोड्स है, 200 स्टेटस कोड, 200 ओके, ये सारे स्टेटस कोड की जो लिस्ट है वो मेंटेन करती है, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो आपकी एंड पॉइंट में, आपकी API में,
अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहली एपीआई से स्टार्ट करते हैं जो कि क्रिएट यूज़र। तो क्रिएट यूज़र में अभी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए मैं एपीआई को इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो रहा क्या है, अभी आप अगर यूज़र क्रिएट कर रहे हो, ये यूज़र क्रिएट कर रहे हो यहाँ से, तो 200 ओके आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र क्रिएशन सक्सेसफुल होता है तो मुझे 201 क्रिएटेड आना चाहिए, 201। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कहूँगा रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। और इसको रैप कर लूँगा रिस्पॉन्स एंटिटी में इस तरीके से, ठीक है। ये रिस्पॉन्स एंटिटी देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है। और आप अगर स्क्रॉल करोगे ऊपर तो ये देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी आपको मिल जाएगा। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आ रहा है यहाँ पर, और इस पर होवर करोगे तो आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये देखिए अच्छा एक मिनट इस पर होवर कर लेता हूँ। तो ये कह रहा था एक्सटेंशन ऑफ HTTP एंटिटी दैट एड्स HTTP स्टेटस कोड्स, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। HTTP स्टेटस कोड भी एक क्लास है इनबिल्ट, ठीक है। तो देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी आ गई यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर रिटर्न करते हो, स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करोगे, आप इसको एक रिस्पॉन्स एंटिटी में रैप करके भेजोगे। तो रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस ऐसे, और यहाँ पर ये स्टेटस, और फिर यहाँ पर आप बॉडी में बोल रहे हो, बॉडी में ये रिस्पॉन्स भेजोगे ऐसे, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर स्टेटस क्या होगा, यहाँ पे स्टेटस लिख दूंगा मैं HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड। देखिए यहाँ पर सारे स्टेटस कोड्स का आपको एक्सेस है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। तो पहले हम देखिए सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, ये स्ट्रिंग को मैंने रैप कर लिया रिस्पॉन्स एंटिटी में। तो आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस लिख रहे हो। तो स्टेटस ये है और बॉडी ये है। देखिए रिस्पॉन्स में क्या है, स्टेटस कोड होता है और बॉडी होती है, हेडर भी होते हैं। रिस्पॉन्स में स्टेटस, बॉडी और क्या क्या एक्सेस है हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बॉडी, गेट हेडर्स, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अब दो ही चीज़ का इस्तेमाल करिए। तो स्टेटस इस तरीके से सेट कर रहे हैं हम, यहाँ पर स्टेटस कोड पास कर देना है आपको, और बॉडी में बॉडी पास कर देनी है, ठीक है। बॉडी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ये बॉडी है, ठीक है। और स्टेटस कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो स्टेटस कोड अभी कैसे लिखे, स्टेटस कोड आप डायरेक्ट 200 तो नहीं लिख सकते, 201 तो नहीं लिख सकते। तो आप HTTP स्टेटस क्लास का इस्तेमाल कर रहे हो, HTTP स्टेटस जिसके बारे में हमने अभी बात की, ठीक है। तो अगर आप इस क्लास में जाते हो तो देखिए, आप इस क्लास को देखिए, इन्यूमरेशन ऑफ HTTP स्टेटस कोड्स। तो सॉरी ये एक क्लास नहीं है, ये एक इनम है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई, ये एक इनम है, क्लास नहीं है, मैं भूल गया था। तो ये एक इनम है जो कि अवेलेबल है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आप इसमें देखोगे तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू है, स्विचिंग प्रोटोकॉल, सारे स्टेटस कोड्स है। तो अगर मैं क्रिएटेड पे जाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्रिएटेड की वैल्यू डिफाइंड है, सक्सेसफुल, और फ्रेज है इसका क्रिएटेड, ओके का भी डिफाइंड है। देखिए सारे स्टेटस कोड्स डिफाइंड मिलेंगे आपको, तो आपको बस इसको यूज़ करना है। और अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, तो रन करके देख लेते हैं, देखिए क्या होता है, आपको मैजिक दिखेगा। देखिए इसको रन करता हूँ, पहले आ रहा था 200, अब आ रहा है 201, और यूज़र क्रिएटेड बॉडी में है कि नहीं, बढ़िया। अब इसको और इंप्रूव कर सकते हो, तो कौन सा यूज़र क्रिएट हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन भी आप बॉडी में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूज़र का ऑब्जेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है इस तरीके से, और यहाँ पर स्ट्रिंग के बजाय मैं ऐड कर दे रहा हूँ यूज़र यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये मैंने एक लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट कर दिया यहाँ पर, जहाँ पर जो भी यूज़र क्रिएट हो रहा है उसका डेटा ही रिस्पॉन्स में मैं भेज रहा हूँ। आप मैसेज भी भेज सकते हो, रिस्पॉन्स में डेटा भी भेज सकते हो। तो देखिए डेटा कि ये यूज़र क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये जनरली क्या है, क्रिएशन के टाइम पे डेवलपर्स जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो बॉडी में भेजना पसंद करते हैं, ठीक है। मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ। होता क्या है, देखिए अभी तो हम लोग डेटाबेस से काम नहीं कर रहे, लेकिन जनरली क्या होता है, आप इतनी चीज़ें सिर्फ पास करते हो, नेम और ईमेल, और उससे आप ऑब्जेक्ट बना देते हो और डेटाबेस में सेव कर देते हो। अब इनिशियली आईडी आप डिसाइड नहीं करते हो, आईडी डिसाइड करेगा डेटाबेस, ठीक है। तो इनिशियली सिर्फ नेम और ईमेल आप पास करते हो, आप ऑब्जेक्ट को सेव कर देते हो डेटाबेस में, और जैसे ही ऑब्जेक्ट सेव होता है तो उसकी एक अपडेटेड ऑब्जेक्ट मिलती है हमें जिसमें आईडी असाइंड होता है। तो वो जब अपडेटेड ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, आईडी असाइंड होता है, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं इन दी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपको दिखेगा आईडी के साथ कि आपने जो डेटा भेजा, आप यहाँ पर आईडी नहीं भेजोगे जनरली, अगर डेटाबेस का इस्तेमाल करो तो आप यहाँ पर आईडी नहीं भेजोगे। अभी तो हम मैप से खेल रहे हैं तो इसके लिए आईडी भेज रहे हैं, लेकिन आईडी जनरली आप भेजोगे नहीं, क्योंकि आईडी आप डिसाइड नहीं करते हो। आईडी आप भेजोगे भी तो एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करता है वो आईडी, वो खुद की आईडी जनरेट करेगा, बिकॉज दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। कस्टमर आईडी कभी आप बैंक को बोलते हो कि मुझे ये कस्टमर आईडी चाहिए, नहीं,
बैंक आपको असाइन करती है, क्योंकि वो सिस्टम असाइन करता है, सिस्टम ड्रिवन होता है, करेक्ट। तो आईडी कभी भी डेटाबेस लेवल पे क्रिएट होती है और यहाँ पर आप आईडी नहीं भेजते हो, ये कंसीडर नहीं होता है। और जो भी आईडी फिर असाइन हुई है आपके ऑब्जेक्ट को, वो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स में दिखेंगी। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि हम स्ट्रिंग भी तो भेज सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों भेज रहे हैं, तो ये रीज़न होता है। ये रीज़न अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आईडी भेज रहे हैं और यहाँ पर आईडी मिल रही है, लेकिन आगे चल के जब आप डेटाबेसेस के साथ काम करोगे तो ये सारे रीजंस आपको कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी के लिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बट आगे ये सब कनेक्ट होगा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स एंटिटी हमने इस तरीके से बना लिया। अब रिस्पॉन्स एंटिटी को इस्तेमाल करने का एक और तरीका है, ठीक है। इसको मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं दूसरी तरीके से रिस्पॉन्स एंटिटी को रिटर्न करूँगा उसका नया ऑब्जेक्ट बना के। तो न्यू ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, स्टेटस कोड, और यहाँ पर देखिए मल्टीपल, ये ओवरलोडेड है कंस्ट्रक्टर इसका। यहाँ पर यूज़र बॉडी भी मेंशन कर सकते हो और आप स्टेटस भी मेंशन कर सकते हो। तो बॉडी में क्या जाना है वो आप मेंशन कीजिए। तो बॉडी में मुझे यूज़र का ऑब्जेक्ट भेजना है, और फिर स्टेटस में क्या भेजना है, मुझे भेजना है HTTP स्टेटस, ठीक है, HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड, ऐसे। तो ये भी एक तरीका है। ये सिंटैक्स और ये सिंटैक्स सेम काम करता है, ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। ऐसे यूज़ कर लो या ऐसे यूज़ कर लो, ठीक है, आउटपुट तो सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा तो ये सेम आउटपुट इस तरीके से, ठीक है। तो ये है रिस्पॉन्स एंटिटी का कमाल, ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी। अब एक चैलेंज करते हैं, ठीक है, सारे एंड पॉइंट्स में। चलिए अपडेट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर की अवेलेबल नहीं है, अगर की अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपको एक रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, और रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड होगा 404 नॉट फाउंड, और रिस्पॉन्स देना है कि नॉट फाउंड, ऐसे करके कुछ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर करना है इस एंड पॉइंट पर, और ये आप कैसे करोगे, रिस्पॉन्स एंटिटी की मदद से। तो अगर अपडेट सक्सेसफुल है तो आप बोलोगे अपडेट सक्सेसफुल, लेकिन अगर की नहीं मिलती है तो आप बोलोगे कि नॉट फाउंड, ऐसे करके। और स्टेटस कोड में भी ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो पॉज कीजिएगा वीडियो को और इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अटेम्प्ट करने का मतलब यही है कि आप लिसनिंग मोड से, वॉचिंग मोड से थोड़ा डूइंग मोड में आएंगे, तभी मज़ा आएगी, ठीक है। तो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, और फिर मैं सोल्यूशन भी दिखाता हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको अटेम्प्ट करने का चांस मिला। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखिए, मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा दिया मैंने। इस इफ़ कंडीशन को रिवर्स कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको इफ़ स्टेटमेंट के बाहर ही लेके जाता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे। अरे ये क्या हो गया, कंट्रोल शिफ्ट और ओके, उप्स 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 उप्स, ठीक है। तो ये इंडेंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर की अवेलेबल नहीं है, अगर ये की अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, और एक रिस्पॉन्स एंटिटी में रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, और यहाँ पर देखिए नॉट फाउंड का ऑप्शन है, ठीक है, नॉट फाउंड, और यहाँ पर कहूँगा डॉट बिल्ड, इस तरीके से। या तो फिर एक न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी का भी आप ये बना सकते हो, क्या बोलते हैं, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करने के बजाय मैं क्या करूँगा, एक जो अपडेटेड ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर दूंगा, यूज़र ऑब्जेक्ट। या तो फिर आप स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एरर आ रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, और यहाँ पर डाल देता हूँ ओके, ठीक है, ओके स्टेटस, HTTP स्टेटस कहाँ गया, HTTP स्टेटस डॉट ओके, ऐसे। और फिर यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर बॉडी में लिखिए यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन इसका, ठीक है। देखिए नॉट फाउंड पास करने का ये एक तरीका है, आप इस तरीके से पास कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्शन इसमें आउटपुट क्या आता है। तो इसको रन कर लिया मैंने, और रन करने के बाद आप यहाँ पर अगर आते हो और अपडेट में जाते हो, तो देखिए अभी कोई यूज़र तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि अभी जस्ट ऐप रिस्टार्ट किया है तो सारे यूज़र्स रीसेट हो चुके हैं। अब मैं इसे अगर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ फॉर ID 10, तो यहाँ पर सेंड करूँगा तो देखिए ये नॉट फाउंड आ जाएगा, यूज़र अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्टेटस कोड पर किस तरीके का कंट्रोल आ गया हमारा। अब इसी चीज़ को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो। तो इसको कमेंट करने के बाद यहाँ पर आ जाइए, आप लिखिए रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, और यहाँ पर लिखिए HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, ऐसे। और यहाँ पर देखिए बॉडी लिखोगे तो आपको पास करना पड़ेगा पैरामीटर, लेकिन मैं पास नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ है ही नहीं पास करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये यूज़र मिला नहीं है। आप चाहिए तो आप यूज़र का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ पास नहीं करना है क्योंकि ये मिला नहीं है, तो आई विल से बिल्ड, इस तरीके से बिल्ड बोल सकते हो आप,
ठीक है। बिल्ड बोल दोगे तो देखिए ये नॉट फाउंड मार्क हो गया और ये बिल्ड हो गई इसकी ऑब्जेक्ट। ये सेम वे है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो देखिए इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो एक चीज़ करने के मल्टीपल तरीके हैं। तो यहाँ पर HTTP स्टेटस ओके लिखने की बजाय आप बोल सकते हो HTTP.OK ऐसा, और यहाँ पर बॉडी लिखने की बजाय ये बन जाती है बॉडी। HTTP ओके लिख के ये पास कर देते हो आप, तो ये बॉडी बन जाती है, रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है थोड़ा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सिंटैक्सेस आपको देखने मिल सकते हैं आपके सोर्स कोड में, थोड़ा घबराइएगा नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें सेम ही काम करती है। ठीक है, जस्ट सिंटैक्स का डिफरेंस है। चलिए डिलीट मैपिंग पर आते हैं। डिलीट मैपिंग पर हम क्या करेंगे कि अगर रिसोर्स मिलता नहीं है तो हम फिर से नॉट फाउंड की एरर दे देंगे, जो कि ये वाली एरर है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैसेज तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन मैसेज नहीं देना है, आप सीधा स्टेटस कोड से काम करेंगे हम इस तरीके से। और यूज़र डॉट गेट ID नहीं, यहाँ पर ID का इस्तेमाल करेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये रिटर्न कर रहे हैं हम, तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी लिखना है और ऐसा लिख देंगे यहाँ पर। तो रिस्पॉन्स एंटिटी यहाँ पर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न। तो रिटर्न अभी क्या करना है, तो हम कहेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और यहाँ पर रिटर्न करेंगे यूज़र डिलीटेड इस तरीके से। और यहाँ पर स्ट्रिंग लिख सकते हो आप, स्ट्रिंग ऐसे। ठीक है, तो ये भी वैसे ही काम करेगा। और गेट यूजर्स तो चलो ठीक है, इसको अगर रन करते हो आप तो डिलीट मैपिंग भी इसी तरीके से काम करेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आते हो तो पहले क्या हो रहा था, देखिए डिलीट यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता था तो भी वो डिलीट कर देता था। ठीक है, तो अभी देखिए ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये नॉट फाउंड देगा। ठीक है, और अगर मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ तो ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। ठीक है, 11 से। तो ये देखिए 10 की ID अवेलेबल नहीं है, 10 की ID अवेलेबल नहीं है, 11 की है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर करूँगा 11 और इसको करूँगा सेंड। तो देखिए 200 हो गए। तो स्टेटस कोड्स भी चेंज हो रहे हैं। हमारे पास एक बेटर कंट्रोल है कि हम किस तरीके से स्टेटस कोड्स को मैनेज करें, क्या भेजना है हमें यूज़र को। तो ये एक बेटर ग्रिप दे दिया है हमें रिस्पॉन्स एंटिटी और HTTP स्टेटस का अगर कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करते हो तो। ठीक है, तो जनरली क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट अगर आप करते हो 201 क्रिएटेड आता है आपको। ठीक है, डिलीट करते हो तो आपको डिलीशन में भी एक स्टेटस कोड होता है। ठीक है, डिलीशन में जनरली मतलब अगर आपको अपडेट करना है 200 ओके नहीं चाहिए तो नो कंटेंट करके भी एक स्टेटस कोड होता है। तो यहाँ पर ओके नहीं चाहिए अगर आपको, तो देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जनरली अगर 204 चाहिए रिटर्न, तो रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट नो कंटेंट, नॉट फाउंड के बजाय नो कंटेंट और फिर बिल्ट ऐसे। तो यहाँ पर नो कंटेंट मतलब 204 आएगा इन माय ओपिनियन, इफ़ आई रिमेंबर द स्टेटस कोड्स करेक्टली। तो यहाँ पर रन कर लिया मैंने, और यहाँ पर देखिए डिलीट करता हूँ तो ये तो 404 नॉट फाउंड आ गया। इसको क्रिएट कर लेता हूँ और फिर डिलीट करता हूँ तो देखिए नो कंटेंट, 204 नो कंटेंट, मतलब डिलीट हो चुका है लेकिन दिखाने के लिए कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, और स्टेटस कोड्स पे एक बेटर ग्रिप आ सकती है आपकी। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर, प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट, ये कंटेंट जो भी मैं पुश कर रहा हूँ ये आपको वैल्यूएबल लगता है, ये वीडियो वैल्यूएबल लगा आपको, तो आप मेरे जो पेड कोर्सेज है उसको भी चेक कीजिएगा। अब पेड कोर्सेज का नाम सुनकर थोड़ा बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, पेड कोर्सेज मतलब ये 8-10 हज़ार का कोर्स नहीं है। ये यूडेमी पे बेचा जाता है कोर्स, यूडेमी पे अवेलेबल है, ये आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो अगर आपके पास कोई यूडेमी बिजनेस अकाउंट है तो देखिए ये जो कोर्स है यूडेमी बिजनेस में इंक्लूडेड है। और अगर यूडेमी बिजनेस अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक लोएस्ट प्राइस कूपन दे देता हूँ यहाँ पर इस वेबसाइट पर। तो एनरोल बटन पर क्लिक करके आप यूडेमी पे चले जाते हो और देखिए इस कोर्स की प्राइस क्या है। ठीक है, तो 600 से 300 के बीच में ये 600 से 400 के बीच में ये कोर्स बिकता है। कभी कभी प्राइस 700 भी चली जाती है, डिपेंड करता है। यूडेमी इसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल करता है, हम नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैं कोर्स की बात करता हूँ। ठीक है, ये तो प्राइसिंग की बात थी, एक्सपेंसिव नहीं है कोर्स अगर आप खुद को अपस्किल करना चाहते हो, क्योंकि जॉब आपको जो मिलती है लर्न करने के बाद, जो स्किल्स अक्वायर करते हो उसके बाद आपको जो जॉब मिलती है वो इससे कई गुना ज़्यादा आपको पे करती है। ठीक है, और ये कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी हाई क्वालिटी, आप रेटिंग्स देख सकते हो। ठीक है, रेटिंग्स देख सकते हो, काफ़ी सारे लर्नर्स ने ऑलरेडी इस कोर्स को लिया हुआ है। और इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ, देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हो, प्लेलिस्ट जो देख रहे हो, ये यूनिक तो है, ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है या आप सेम चीज़ें सीखेंगे, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर हम बना रहे हैं एक प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप जो चैलेंजेस फेस करोगे, रियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम विथ फुल स्टैक फ्रंट एंड, ठीक है, और काफ़ी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है और ये कोर्स टोटल आप देखोगे तो 88 आवर्स का है, लगभग 90 घंटे का, ठीक है। और पिछले 6 महीनों में 10 बार अपडेट हो चुका है ये कोर्स, 10 बार। जो लर्नर्स इसमें एनरोल्ड है इनको ये बात पता है। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल है और एक रीज़न है जिसकी वजह से ये बेस्ट सेलर है, क्योंकि हम इसको काफ़ी मैं जो इस कोर्स पर ध्यान देता हूँ, काफ़ी ध्यान देता हूँ और हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। तो इसीलिए ये बेस्ट सेलर है और लोगों ने इसमें ट्रस्ट रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं कोर्स करिकुलम पे, इसमें क्या क्या कवर्ड है। देखिए, आप करिकुलम देखेंगे तो इसमें तो पहले तो बैकएंड पहले बनेंगे प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स का। तो इसमें जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो काफ़ी यूनिक चैलेंजेस है जो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में फेस की जाती है, ठीक है। ई कॉमर्स प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा आपको रिएक्ट नहीं आती क्योंकि फ्रंट एंड बनाएंगे हम लोग, आपको रिएक्ट नहीं आती तो रिएक्ट भी इंक्लूडेड है। आपको जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है। आप पूरा सीखिए, देखिए रिएक्ट इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, बेसिक्स, बिगनर्स, एडवांस, और यहाँ पर फिर हम फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे। इसके ये सीखने के बाद ये सारी चीज़ें रिडक्स की मदद से हम जो है इसका फ्रंट एंड, एडवांस फ्रंट एंड बनाएंगे। इसमें देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो आउटकम ये है कि आप एक पूरा आपकी फ्रंट एंड विथ एपीआई को डिप्लॉय करो, ठीक है। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स एडमिन पैनल भी इंक्लूड किया गया है, एडमिन पैनल और सेलर पैनल, जिसके जरिए आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सकते हो फ्रंट एंड पे। तो इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो लर्निंग्स आपको मिलेगी ये काफ़ी यूनिक मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है और सेम ही कोर्स है, सेम ही कंटेंट है, ऐसा नहीं है। इस कोर्स को, इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे ये उसका रेज्यूमे में भी दिखा सकते हो। देखिए, ये इसका प्रोजेक्ट डेमो भी है, आप प्रोजेक्ट डेमो भी अच्छे से देख सकते हो ये पूरी तरीके से कि आप क्या बनाने वाले हो। तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरा डेमो दे देता हूँ। देखिए, स्ट्राइप का पेमेंट इंटीग्रेशन भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ब्लर हो गया है। तो इसमें पेमेंट वगैरह सब कुछ है, पेमेंट गेटवे आप देख सकते हो, पूरा की पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने पूरा डेमो दिया हुआ है। और इसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो, रिव्यूज़ भी छुपे नहीं है और रिव्यूज़ पब्लिकली होस्टेड है। मेरी वेबसाइट पे रिव्यूज़ नहीं है। देखिए, अगर मेरी वेबसाइट पे होता, नॉर्मली क्या होता है वेबसाइट पे लोग है ना, रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ भी देखने मिलते हैं लोगों को, लेकिन ये रिव्यूज़ है कोई एक्सटर्नल साइट पे, यूडेमी पर, जो कि एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये रिव्यूज़ खरीदे हुए नहीं है, ये एक्चुअल रिव्यूज़ है जो लोगों ने डाले हैं। तो ये एक कोर्स है मेरा। दूसरा कोर्स है मेरा माइक्रो सर्विसेज का। ये माइक्रो सर्विसेज का कोर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आप ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन यहाँ पर बनाते हो, ये प्रोजेक्ट लेड कोर्सेज है, ठीक है। ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बनाते हो पूरा फुल स्टैक, उसके बाद आप माइक्रो सर्विस की ओर जा सकते हो, जहाँ पर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन को लेकर माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे, डॉकर, क्यूबरनेटिस, सब कुछ इंक्लूडेड है। फुल प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। बेनिफिट्स भी काफ़ी है इस कोर्स के, देखिए। और बेनिफिट्स ये है कि आपको यहाँ पर 6 महीने का फ्री इंटेलिजे प्रो एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। और फ्यूचर अपडेट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन ये कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज मेरे टाइम पे अवेलेबल नहीं थे जब मैं लर्निंग कर रहा था। लेकिन आज काफ़ी लर्नर्स को ये कोर्स के बाद हेल्प हो जाती है, ठीक है। वो लोग प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, हम कोई बेसिक एप्लीकेशन नहीं बनाते इसमें। ये एडवांस प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनते हैं। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, सब कुछ हम लोग डालेंगे। और ई कॉमर्स में जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम फेस करेंगे। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज है, जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी और डेटा जीपीए, ये सारी। और आप है ना रोड मैप भी देख सकते हो, यहाँ पर ये रोड मैप है। तो रोड मैप के इस पेज पर आ जाओगे, faisalmemon.com/roadmap। तो ये आपको रोड मैप बताएगा पूरा के पूरा कि आपको ये जो कोर्सेज है किस ऑर्डर में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। और लोएस्ट प्राइस कोर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि एक कूपन डाल के रखूँ, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव कोर्सेज, वो यहाँ पर आए और इसको ले सके। देखिए, जो नॉलेज आपको मिलता है ये काफ़ी लो प्राइस पे मिलता है, और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, ये फ्री कंटेंट जनरेट करने में रेवेन्यू जाता है, और इससे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको चेकआउट करेंगे एक बार। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, हम ऐसे तो फ्री कंटेंट वैसे लाते ही रहेंगे।
हमेशा लाते रहेंगे। तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब और यूट्यूब पे तो सपोर्ट कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू।